आइए थोड़ा सी बात करें डीएनए क्लोनिंग के बारे में, जो असल में डीएनए के एक हिस्से की बिल्कुल एक जैसी कापियां बनाने का अमल है। और आमतौर पर यह डीएनए का वो हिस्सा होता है जो किसी ऐसी चीज के लिए कोड करता है जिसे हम जीन कहते हैं, जो जाहिर होकर प्रोटीन बनाता है जो किसी ना किसी तरह हमारे लिए फायदेमंद होता है। आपने क्लोनिंग का लफ्ज शायद क्लोन वॉर्स और स्टार वॉर्स में या फिर डॉली नामी भेड़ के हवाले से भी सुना होगा, और ये भी इसी से मिलता जुलता ख्याल है। अगर आप किसी जानवर या ऑर्गेनिज्म को क्लोन कर रही हैं, जैसे कि भेड़, तो फिर आप ऐसा जानवर बना रही हैं जिसका जीनियाती मवाद बिल्कुल असल जानवर जैसा हो। लेकिन जब हम क्लोनिंग या डीएनए क्लोनिंग की बात करते हैं तो ये थोड़ा सा आसान अमल होता है। हालांकि आप देखेंगे कि ये बहुत दिलचस्प है। ये डीएनए के एक हिस्से की बिल्कुल एक जैसी कापियां बनाना है। तो ये हम कैसे करते हैं? फर्ज करें कि ये डीएनए की एक लड़ी है और मैं इसे एक लाइन की तरह बना रही हूं, लेकिन ये दोहरे सिलसिले वाली लड़ी है और मैं इसे लिख देती हूं। ये दोहरे सिलसिले वाली लड़ी है। मैं बार बार कई लड़ियां बनाने की मेहनत नहीं करना चाहती। असल में मैं बस कोशिश करती हूं कि दोनों लड़ियां बना दूं ताकि हमें याद रहे। तो ये लीजिए, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। और फर्ज करें कि इस डीएनए के इस हिस्से में वो जीन है जिसे हम क्लोन करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस हिस्से की कापियां बनाएं, यानी जीन जिसको कॉपी कर सकें। जीन से कॉपी। सबसे पहले हमें यह करना है कि इस जीन को किसी तरह से काटना है, और इसके लिए हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यानी पाबंदी लगाने वाले खामरे इस्तेमाल करते हैं। और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की काफ़ी सारी अक़साम होती हैं, और मुझे ज़ाती तौर पर यह बात बहुत दिलचस्प लगती है कि हम इंसान इस मकाम तक पहुंच गए हैं कि हम ये एंजाइम्स ढूंढ सकते हैं और पहचान सकते हैं। और हमें पता है कि डीएनए के किन नुक्तों पर ये काट सकते हैं। ये ख़ास तरतीबों को पहचानते हैं। और फिर हम ये भी देख सकते हैं कि कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इस्तेमाल करना चाहिए ताकि डीएनए के मुख्तलिफ हिस्से काट सकें, लेकिन हम इंसान इस मकाम तक पहुंच चुके हैं। तो हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स इस्तेमाल करते हैं। हो सकता है हम एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इस्तेमाल करें। अब मैं यहाँ एक अलग रंग इस्तेमाल करती हूँ जो यहाँ चपक जाता है और यहाँ जेनेटिक सीक्वेंस को पहचानता है और बिल्कुल सही जगह पर काटता है। तो ये यहाँ एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हो सकता है। और फिर आप एक और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इस्तेमाल कर सकते हैं जो दूसरी तरफ तरतीब को पहचानता है जिसे हम काटना चाहते हैं। तो अब मैं उन्हें लिख लेती हूँ। ये जो चीज़ें यहाँ हैं, ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। और अब जब आप रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स लगाएंगे तो आपके पास सिर्फ वही जीन रह जाएगी। हो सकता है दोनों तरफ पर थोड़ा सा हिस्सा बाकी रह जाए, लेकिन असल में आपने जीन को काट लिया है। आपने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स इस्तेमाल करके अपनी जीन काट ली है। और अब मैं ये करना चाहती हूँ कि इसे डालो इस चीज़ में जिसे हम प्लाज्मिड कहेंगे। और प्लाज्मिड एक जीनियाती मवाद का हिस्सा है जो क्रोमोसोम से बाहर होता है, लेकिन ये फिर से पैदा भी कर सकता है, या हम कह सकते हैं कि ये जानवर की जीनियाती मशीनरी के साथ नकल भी कर सकता है, या ये खुद को जाहिर भी कर सकता है, बिल्कुल इसी तरह जैसे जानवर के जीन्स जो क्रोमोसोम्स में है वो जाहिर होते हैं। तो फिर ये वो जगह है जहां हमने काट दिया। मैं ये लिख लेती हूं। हमने जीन को काट लिया और अब हम इसे चिपकाना या पेस्ट करना चाहते हैं। फिर हम इसे प्लाज्मिड में डालना चाहते हैं, और प्लाज्मिड्स आमतौर पर सर्कुलर डीएनए यानी गोल डीएनए होते हैं। तो हम इसे प्लाज्मिड में डाल देंगे, और ताकि ये सही बैठ जाए, अक्सर यहाँ ओवरहैंग्स होते हैं। तो यहाँ एक ओवरहैंग हो सकता है, यहाँ भी एक ओवरहैंग हो सकता है। और जो प्लाज्मिड हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें ओवरहैंग्स पर कॉम्प्लीमेंट्री यानी तकमीली बेस पेयर्स हो सकते हैं, जिससे ये एक दूसरे के साथ आसानी से असर कर सकेंगे। अगर
इनमें ये ओवरहैंग्स हूं। तो अब मैं ये कर रही हूं कि हम इसे प्लाज्मिड में डाल रहे हैं। और ये वाकई हैरत अंगेज है, क्योंकि जाहिर है जी और ए ये वो चीजें नहीं हैं जिन्हें मैं अपने हाथों से हेरा फेरी कर सकती हूं, जैसे हम टेप के साथ चीजों को कॉपी और पेस्ट करते हैं। आप ये हल बना रही हैं और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स लगा रही हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बस वजन में इन चीजों को काट रही होती हैं। ये बिल्कुल सही तरीके से टकरा रही हैं ताकि ये असर हो सके। फिर आप वो जीन्स लेकर उन्हें प्लाज्मिड्स के साथ रख रही हैं जिनमें आखिर पर सही तरतीब होती हैं ताकि वो आपस में एक जैसी हो जाएं। और फिर आप काफ़ी सारी डीएनए लाइगेज भी डालती हैं, डीएनए लाइगेज, ताकि यहाँ इनकी बुनियादों को आपस में जोड़ा जा सके। और हमने डीएनए लाइगेज को रेप्लिकेशन पढ़ते हुए भी देखा था। तो ये है डीएनए लाइगेज, जिसे आप ये समझ सकती हैं कि ये पेस्ट करने में मदद देता है। और अब हमारे पास ये प्लाज्मिड है और हम चाहती हैं कि इसे किसी ऐसे जानदार में डालें जो हमारे लिए इसकी कॉपियां बना सके। और जो जानदार आम तौर पर इस्तेमाल होता है या जिस किस्म का जानदार इस्तेमाल होता है वो बैक्टीरिया है, और ख़ास तौर पर ई कॉलाई। तो हम ये कर सकते हैं कि फ़र्ज़ करें आपके पास यहाँ एक शीशी है। आपके पास एक शीशी है और इसमें एक हल है जिसमें काफ़ी सारी ई कॉलाई है, और आप इसे आंख से नहीं देख सकती, लेकिन इस हल में ई कॉलाई मौजूद है। और फिर आप अपने प्लाज्मिड्स डालेंगी जिन्हें इस हल में देखना और भी मुश्किल होगा, और किसी तरह हम चाहते हैं कि ई कॉलाई यानी बैक्टीरिया प्लाज्मिड को अपने अंदर ले लें। और जो तरीका आम तौर पर इस्तेमाल होता है वो ये है कि इस निज़ाम को किसी किस्म का झटका दिया जाए जिससे बैक्टीरिया प्लाज्मिड को अपने अंदर ले लेते हैं। और आम तौर पर जो झटका दिया जाता है वो गर्मी का झटका होता है। और ये पूरी तरह समझ नहीं आया कि ये गर्मी का झटका कैसे काम करता है, लेकिन ये काम करता है, और इसीलिए लोग काफ़ी अरसे से ये तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर आपके पास एक बैक्टीरिया है, आपके पास यहाँ एक बैक्टीरिया है, इसके पास अपना मौजूदा डीएनए है, तो ये इसका मौजूदा जीनियाती मवाद है। बिल्कुल यहाँ मैं इसे लिख लेती हूँ, ये बैक्टीरिया है। अब इसे हमारे प्लाज्मिड्स की मौजूदगी में रखते हैं। तो आप इसे हमारे प्लाज्मिड की मौजूदगी में रखती हैं और हीट शॉक देती हैं, और कुछ बैक्टीरिया वो प्लाज्मिड अपने अंदर ले लेंगे। ये प्लाज्मिड अपने अंदर ले लेगा और बस इसी तरह ये इसे ले लेगा, ये इसे अपने अंदर ले लेगा। और फिर हम क्या करते हैं कि वो हल जिसमें बैक्टीरिया हैं, जिनमें से कुछ ने प्लाज्मिड ले लिया होगा, इसे लेते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि बैक्टीरिया को प्लेट पर बड़ा करें। तो मैं ये बना लेती हूं, तो मैं बनाती हूं। तो यहां हमारे पास है एक प्लेट जिस पर हम अपने बैक्टीरिया बढ़ा सकते हैं, और इसमें ग़िज़ाई अज्जा मौजूद हैं यहाँ जिन पर बैक्टीरिया बढ़ सकते हैं। इसमें ग़िज़ाई अज्जा है। तो आप कह सकते हैं ठीक है, हम इसे यहाँ रख देते हैं और फिर काफ़ी सारे बैक्टीरिया बस बढ़ जाएंगे। तो आपको इस तरह की चीज़ें नज़र आएंगी, यानी बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया के खुलिया। यहाँ बैक्टीरिया की नई आबादियाँ होंगी जिन्हें कॉलोनीज कहते हैं। आप उन्हें बस बढ़ने दे सकती हैं, लेकिन यहाँ एक मसला है, क्योंकि मैंने बताया था कि कुछ बैक्टीरिया प्लाज्मिड्स ले लेंगे और कुछ नहीं लेंगे, और इसलिए आपको नहीं पता कि जब ये बैक्टीरिया जब ये नकल करता रहेगा तो ये इनमें से कोई एक कॉलोनी बना सकता है। तो ये वो कॉलोनी है जो आपको पसंद है, तो ये वाली अच्छी कॉलोनी है, यहाँ एक टिक लगा देती हूँ। लेकिन शायद ये कॉलोनी किसी ऐसे इब्तिदाई बैक्टीरिया या बैक्टीरिया के ग्रोह से बनी हो जिसने प्लाज्मिड नहीं लिया, तो इसमें असल जीन मौजूद नहीं होगा जिसकी बात हो रही है, तो आप वो कॉलोनी नहीं चाहते।
तो फिर आप कैसे पसंद करेंगे कि कौन सा बैक्टीरिया वाकई प्लाज्मिड ले चुका है? तो आप क्या करेंगी? इस जीन के अलावा जिसकी आपको परवाह है और जिसकी आप कापियां बनाना चाहते हैं, आप अपने प्लाज्मिड में एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस के लिए भी एक जीन डालेंगे। तो अब यहां आपके पास एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस के लिए एक जीन मौजूद है, और सिर्फ वही बैक्टीरिया। मुझे लगता है ये कमाल की बात है कि हम इंसान ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अब सिर्फ वही बैक्टीरिया जिन्होंने प्लाज्मिड ले लिया है, इनके पास एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस होगी। तो आप क्या करेंगे? अपने ग़िज़ाई अज्जा में ग़िज़ाई अज्जा के साथ एंटीबायोटिक्स भी डालेंगे और एक एंटीबायोटिक भी। तो ये वाला जिंदा रहेगा क्योंकि इसके पास वो रेसिस्टेंस है, इसके पास वो जीन है जो इसे एंटीबायोटिक्स के असर से बचाता है, लेकिन बाकी जिंदा नहीं रहेंगे। वो तो होंगे ही नहीं, वो बढ़ भी नहीं सकेंगे क्योंकि ग़िज़ाई अज्जा में एंटीबायोटिक्स मिले हुए हैं। तो ये वाकई एक ज़बरदस्त चीज़ है। आपने वो जीन लिया जिसकी आपको परवाह थी, इसे काटा और पेस्ट करके अपने प्लाज्मिड में डाल दिया। चले मैं नाम लिख लेती हूँ। अपने प्लाज्मिड में जिसमें वो जीन भी था जो किसी भी बैक्टीरिया को जो प्लाज्मिड ले ले एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस दे देता है। आप ये प्लाज्मिड्स बैक्टीरिया के साथ रखती हैं, फिर कोई झटका देती हैं, जैसे गर्मी का झटका, ताकि कुछ बैक्टीरिया इसे ले लें और फिर बैक्टीरिया पैदा करना शुरू कर देते हैं। और जैसे जैसे वो पैदा करते हैं, वो प्लाज्मिड्स भी पैदा हो रहे होते हैं। और क्योंकि इसके पास एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस है, तो ये इस न्यूट्रिएंट एंटीबायोटिक मिक्सचर पर बढ़ेगा और बाकी बैक्टीरिया जिन्होंने प्लाज्मिड्स नहीं लिए वो नहीं बढ़ेंगे। तो इसी तरह आप ये कॉलोनी यहाँ से लेकर किसी और हल में डाल सकती हैं या इसे मज़ीद बढ़ा सकती हैं, और आपके पास इस जीन की कई कापियाँ आ जाएंगी जो इस बैक्टीरिया के अंदर होंगी। अब अगला सवाल ये है, और मैं यहाँ चीज़ों को काफ़ी आसान बना रही हूँ, कि अब आपके पास काफ़ी सारे बैक्टीरिया हैं जिनके पास इसकी काफ़ी सारी कॉपियाँ हैं। तो आप इससे फ़ायदा कैसे उठाएंगी? देखें, बैक्टीरिया खुद, फ़र्ज़ करें वो जीन किसी ऐसी चीज़ के लिए है जो आप बनाना चाहती हैं, जैसे डायबिटिक्स के लिए इंसुलिन। तो आप असल में इस बैक्टीरिया की मशीनरी इस्तेमाल कर सकती हैं, या हम इस्तेमाल करते हैं। इसकी रिप्रोडक्टिव मशीनरी को इस्तेमाल करके जनियाती मालूमात को नकल करवाती रहती हैं, लेकिन आप इसकी प्रोडक्टिव मशीनरी भी इस्तेमाल कर सकती हैं। यूँ कह लें, ये अपनी मौजूदा DNA को जाहिर करेगा, लेकिन ये वो जीन्स भी जाहिर कर सकता है जो प्लाज्मिड पर हैं। असल में यही चीज़ इसे, यानी बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस देती है। लेकिन अगर ये जीन फ़र्ज़ करें इंसुलिन के लिए हो, तो फिर बैक्टीरिया काफ़ी सारी इंसुलिन बनाएगा, यानी इंसुलिन मॉलिक्यूल्स की एक बड़ी तादाद, जिससे आप किसी ना किसी तरह इस्तेमाल कर सकती हैं। और मैं ये नहीं बताऊंगी कि आप इंसुलिन को कैसे निकालेंगे और कैसे इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इतना ज़रूर कहूंगी कि ये वाकई कमाल की बात है कि हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं।